गांव का नाम था कचनपुर। चारों तरफ खेत खलिहान और बीच में एक छोटी बस्ती थी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, मगर एक बात थी जो इस गांव को बाकी जगहों से अलग करती थी: गर्मी का असहनीय कहर। गर्मियों में यहाँ की लू ऐसी चलती थी कि लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे हवा में आग घुली हो, मिट्टी तक तपकर अंगार बन जाती थी। इस बार तो गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। सूरज मानो आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। दिन में लोग अपने घरों में दुबक जाते, लेकिन रात को भी चैन नहीं था। हवा चलती तो भी गर्म लपटों की तरह लगती। पंखे और कूलर भी जैसे गर्म हवा उगलने लगते थे। विनय गांव का एक नौजवान लड़का पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था, लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टियों में वह गांव लौटा था। गांव लौटते ही उसे दोस्तों के साथ घूमने का मन हुआ। शाम को वह अपने 3 दोस्तों रवि, सूरज और मोहन के साथ तालाब किनारे जा बैठा। वे बातें करने लगे, लेकिन गर्मी इतनी थी कि तालाब का पानी भी गुनगुना हो गया था। बातों बातों में चर्चा गांव के बाहर बनी पुरानी हवेली की होने लगी। हवेली का नाम सुनते ही रवि ने धीरे से कहा, यार, वो हवेली बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां किसी औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा है। सूरज हंसते हुए बोला, अरे ये सब कहानियां हैं, लोग बेवजह डरते हैं। लेकिन मोहन ने रवि की बात का समर्थन किया, नहीं भाई, ये सच है। पिछले साल रामलाल काका की भैंस वहां चली गई थी। अगले दिन उसकी लाश मिली थी, आंखें खुली और जुबान बाहर निकली हुई थी। रामलाल काका ने तो कसम खाई थी कि हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। इतना सुनते ही विनय हंसने लगा। वह ठहाका मारते हुए बोला, तुम लोग भी ना गांव में जरा सी बात का भूत बना देते हो। मैं अभी उस हवेली में जाकर दिखाता हूं। रवि ने चुनौती भरी नजरों से कहा, अगर इतना ही दम है तो रात में जाकर हवेली में 1 घंटा रहकर दिखा। अगर जिंदा लौट आया तो मान लेंगे तू सबसे बड़ा बहादुर है। विनय ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह जिद पर अड़ा रहा। रात का अंधकार गांव में पसर गया था। हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके थे। विनय ने बैग में टॉर्च और पानी की बोतल रखी और हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। गर्मी के बावजूद उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जर्जर दरवाजा देख उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन वह रुका नहीं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे। टॉर्च की रोशनी डालते ही एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हो गए थे। विनय ने कदम आगे बढ़ाए। फर्श पर चलते ही उसे ऐसा लगा जैसे नीचे कुछ सूखा पत्ता चरमरा गया हो, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वह कोई पत्ता नहीं, बल्कि एक जली हुई चूड़ियां थीं। अचानक हवेली के कोने से सिसकियों की आवाज आने लगी। कौन है वहां? विनय ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। विनय झटके से पलटा। वहां कोई नहीं था। उसके कदम अनायास ही हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गए। वहां एक पुराना कुआं था, जिसके पास टूटी फूटी ईंटें बिखरी हुई थीं। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे लगा कि कुएं में कोई खड़ा है, सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और चेहरा अधरका हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, मानो किसी की जलती हुई नफरत भरी नजरें हों। विनय का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पलटकर भागने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई, रुको विनय। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब एहसास हो गया था कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी उसे हवेली की एक खिड़की से हल्की रोशनी आती दिखी। डरते डरते वह खिड़की की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने भीतर झांका, उसका शरीर कांप गया। अंदर एक अधजला कमरा था, जिसकी दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो किसी ने आग लगा दी हो। फर्श पर राख बिखरी थी और बीच में पड़ा था एक टूटा हुआ खिलौना।
विनय ने उसे उठाया ही था कि अचानक उसे एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह चौकन्ना होकर पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह भागने लगा, मगर तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। विनय ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसे पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे पलटा। उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। विनय की चीख गले में ही घुट गई। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर उसका पैर फर्श में पड़ी दरार में फंस गया। वह गिर पड़ा। औरत उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके नाखून बड़े और नुकीले थे। औरत ने विनय के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया। तभी हवेली में बिजली चमकी और एक भयानक आवाज गूंजी, मानो पूरी हवेली हिल गई हो। दरवाजा अचानक खुल गया और विनय किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर भागा। वह बेदम होकर गांव में पहुंचा। दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। अगले दिन गांव वालों को पता चला कि हवेली में करीब 20 साल पहले एक परिवार जला दिया गया था। तब से वहां उनके भटकते हुए आत्माओं की कहानियां सुनाई देती थीं। विनय ने कसम खाई कि वह फिर कभी उस हवेली की ओर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में वह जलती हुई नजरें हमेशा के लिए बस गई थीं। पिछली रात की घटना के बाद विनय की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में वह सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी लाल जलती हुई आंखें, चेहरे पर अजीब सी हंसी और हवेली की भयावह खामोशी, सब कुछ उसकी यादों में ताज़ा था। वह बार बार पसीने से भीगकर उठ जाता और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही रवि, सूरज और मोहन विनय के घर पहुंचे। वे रात की घटना का सच जानने के लिए उतावले थे, लेकिन विनय अभी भी बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। रवि ने उसे हिलाकर पूछा, क्या हुआ यार? तू इतना सहमा हुआ क्यों है? हमें लगा था तू मजाक कर रहा था, लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। विनय की आवाज कांप रही थी। मैं वहां उस औरत को देखा था। उसकी आंखें, वो मुझे मारने वाली थी। विनय की बात सुनकर रवि और सूरज हंस पड़े। मोहन ने गंभीर होकर कहा, विनय, क्या सच में वहां कुछ था या तू सिर्फ डर गया था? विनय ने गुस्से में कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। उसने मेरा नाम लिया था। वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां मौत थी। अब दोस्तों को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। उन्होंने फैसला किया कि वे दिन में हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रहस्यमयी हवेली की सच्चाई दोपहर होते ही चारों दोस्त गर्मी की परवाह किए बिना हवेली पहुंच गए। सूरज आग उगल रहा था, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ठीक वैसी ही ठंडक जैसी विनय ने रात में महसूस की थी। रवि ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर वही सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर धूल जमी थी और पुराने फर्श पर अब भी रात में विनय के भागने के निशान थे। वे चारों अलग अलग दिशा में घूमकर हवेली को टटोलने लगे। अचानक सूरज को फर्श पर कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उसे उठाया। वह एक पुरानी चूड़ी थी जो आधी जली हुई थी। उसी समय मोहन को दीवार पर कुछ अजीब सा नजर आया। खून के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन दीवार के पास जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, मानो किसी ने उनके गालों को छू लिया हो। विनय का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। तभी रवि को एक कोने में एक पुराना संदूक दिखा। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था। मोहन ने जोर लगाकर उसे खोला। अंदर धूल से सना हुआ एक पुराना फोटो एल्बम था। उन्होंने एल्बम को उठाया और उसकी धूल झाड़ी। एल्बम में रमेश लाल परिवार का फोटो था, पति पत्नी और एक बच्चा। विनय ने ध्यान से देखा। यह वही परिवार था जिसकी तस्वीर उसने पिछली रात दीवार पर देखी थी, लेकिन फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 19 जून 1985। तभी सूरज की नजर एल्बम के नीचे पड़े कागज पर गई। वह एक पुरानी अखबार की कतरन थी जिसमें छपा था, कचनपुर में रमेशलाल का परिवार आग में जलकर खाक, पत्नी और बच्चे की लाश नहीं मिली। ग्रामीणों का दावा,
आत्माओं का साया हवेली में भटकता है। यह पढ़ते ही चारों दोस्त सन्न रह गए। विनय का चेहरा सफेद पड़ गया। रात का खौफनाक मंजर अब चारों को समझ आ गया कि यह हवेली यूं ही बदनाम नहीं थी। वहां सच में कुछ भयानक हुआ था, जिसकी वजह से आत्माएं वहां भटक रही थीं। उन्होंने फैसला किया कि वे रात में दोबारा हवेली जाएंगे और यह देखेंगे कि वहां वाकई आत्मा है या नहीं। रात होते ही वे फिर हवेली पहुंच गए। इस बार वे पूरी तैयारी से आए थे, हाथ में लाठियां, टॉर्च और एक वीडियो कैमरा। उन्होंने तय किया कि वे रात भर वहां रहकर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजते ही हवेली में अजीबोगरीब हलचल शुरू हो गई। हवा में ठंडक बढ़ने लगी। चारों दोस्त एक ही कमरे में बैठे थे। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। मोहन ने कैमरा चालू किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विनय ने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, भाग जा, भाग जा। रवि कांप गया। मोहन ने कैमरे को उस दिशा में घुमाया, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा। अचानक खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में वही औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। चारों दोस्त चीख पड़े। विनय ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अब वे फंस गए थे। हवेली की दीवारों पर अचानक खून की बूंदें टपकने लगी। हवा में बच्चों की हंसी और औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मोहन ने कांपते हुए कैमरा आगे बढ़ाया। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। तभी सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसके पैरों से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी लंबी उंगलियों के नाखून बढ़ गए थे, जो पंजे जैसे लग रहे थे। विनय और उसके दोस्त बेबस होकर दरवाजे पर घूंसे मारते रहे, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी औरत ने हवा में हाथ लहराया। कमरे में रखा लकड़ी का सामान अचानक खुद ब खुद जलने लगा। अब चारों की सांसें तेज हो गईं। तभी मोहन की जेब में रखी माचिस गिर गई। रवि ने तुरंत उसे उठाया और लकड़ी पर फेंक दिया। लकड़ी जलने लगी और उस आग में सफेद साड़ी वाली औरत चीखने लगी। उसकी आंखें पिघलने लगी। उसने तेज चीख मारी और देखते ही देखते गायब हो गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, मगर अब उसका चेहरा सामान्य था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, मानो वह अब मुक्त हो गई हो। चारों दोस्त गांव लौट आए। उन्होंने अखबार में देखा, हवेली में जिनकी मौत हुई थी वे आत्माएं 40 साल से वहां भटक रही थीं। उस रात उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। लेकिन जब विनय ने कैमरा चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में सिर्फ हवेली का खाली कमरा था। न कोई आत्मा, न कोई चीख। मानो जो हुआ वह सिर्फ एक खौफनाक सपना था, या फिर हकीकत। रात की उस भयावह घटना के बाद विनय, रवि, सूरज और मोहन की हालत खराब थी। उनकी आंखों में वह सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा अब भी घूम रहा था। उसकी लाल आंखें, हवा में उड़ते बाल और चीखें, सब कुछ जैसे उनके जहन में बस गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अगली सुबह गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हवेली के बाहर जमा हो गए। कोई कह रहा था कि चारों लड़कों ने मौत को धोखा दे दिया, तो कोई कह रहा था कि उन्होंने वहां किसी आत्मा को मुक्त कर दिया है। लेकिन गांव के बुजुर्ग रामलाल काका के चेहरे पर चिंता थी। वे भीड़ को चीरते हुए विनय के पास पहुंचे और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुम लोगों ने जो देखा वो मजाक नहीं था। वो आत्मा सच में रमेश लाल की पत्नी सुमित्रा की थी। तुम लोगों ने उसकी मुक्ति का रास्ता खोला है। विनय ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? रामलाल काका की आंखें नम हो गईं। वे वहीं बैठ गए और कांपती आवाज में कहने लगे, ये कहानी तुम्हारे जन्म से पहले की है, जब रमेश लाल का परिवार खुशहाल था। उसकी पत्नी सुमित्रा और उनका 7 साल का बेटा राजू। रमेश लाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। हवेली उनकी थी। लेकिन एक रात गांव में डकैतों ने धावा बोल दिया। वे हवेली में घुस आए। काका की आंखों से आंसू छलक पड़े।
डकैतों ने पहले रमेश लाल को मार डाला, फिर सुमित्रा और राजू को कमरे में बंद करके आग लगा दी। सुमित्रा ने राजू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उससे नहीं बचा पाई। दोनों की मौत आग में जलकर हो गई। लोगों को रमेश लाल की लाश तो मिल गई, लेकिन सुमित्रा और राजू की राख भी नहीं मिली। बस वहीं से कहानी शुरू हुई। गांव वालों का कहना था कि सुमित्रा की आत्मा वहीं भटकने लगी। अब विनय, रवि, सूरज और मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। वे समझ गए कि जो औरत उन्होंने देखा था वह कोई प्रेत नहीं, बल्कि एक मां की आत्मा थी, जो अपने बेटे के साथ न्याय न मिलने के कारण भटक रही थी। हवेली का रहस्य खोलने का फैसला अब दोस्तों ने तय कर लिया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करके सुमित्रा और उसके बेटे की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करेंगे। वे चारों फिर से हवेली लौटे। इस बार उनके पास माचिस, हवन सामग्री और गंगाजल था। गांव के पुजारी ने उन्हें बताया था कि आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करना होगा और गंगाजल छिड़क कर आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करनी होगी। हवेली के भीतर घुसते ही उन्हें वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हल्की हल्की हवा चलने लगी। दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे, लेकिन इस बार उन्हें देखकर चारों डरे नहीं। उन्होंने कमरे के बीच में हवन सामग्री रखी और हवन शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में हलचल मच गई। खिड़कियां जोर जोर से बंद खुलने लगीं, फर्श कांपने लगा और दीवारों पर दरारें आ गईं। हवा में सुमित्रा की चीखें गूंजने लगीं। मेरा राजू, मुझे बचाओ, आग, आग। चारों दोस्तों की आंखें नम हो गईं। वे हवन करते रहे। तभी कमरे में सफेद धुएं का गुब्बार उठा और सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द था। वह अपने बेटे को पुकार रही थी। उसी पल हवेली के कोने में से एक छोटी सी परछाई निकली, राजू की आत्मा। सुमित्रा ने रोते हुए अपने बेटे की ओर हाथ बढ़ाया। राजू, मेरा बच्चा। राजू भागकर उसकी गोद में आ गया। माँ बेटे की आत्माएं मिलते ही एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। हवा में शांति छा गई। हवेली की दीवारों से खून के धब्बे मिटने लगे। दीवारें चमकने लगी और हवेली में मानो नया जीवन आ गया। सुमित्रा ने रोते हुए चारों दोस्तों की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को मुक्त कर दिया। अब हम शांति में हैं। तुम्हारा जीवन सुखमय हो बेटा। इतना कहकर माँ बेटे की आत्माएं एक प्रकाश पुंज में समा गईं और आसमान की ओर उड़ गई। हवेली में अब एक गहरी शांति छा गई थी। हवेली का अंत और गांव का नयापन। अगली सुबह जब गांव वालों को घटना का पता चला तो वे हवेली के बाहर जमा हो गए। उन्होंने देखा कि हवेली का पूरा रंग रूप बदल चुका था। वह अब खंडहर नहीं रही थी। दीवारें साफ सुथरी थीं और दरवाजे दरीचे चमक रहे थे। रामलाल काका ने आंखें उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, अब सुमित्रा और राजू को शांति मिल गई। गांव में उत्सव मनाया गया। पुजारी ने हवेली में यज्ञ करवाया और पूरे गांव में प्रसाद बांटा गया। विनय, रवि, सूरज और मोहन को गांव के नायक की तरह सम्मानित किया गया। वे चारों जान चुके थे कि कभी कभी भूत प्रेत कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनमें छिपा होता है दर्द, इंसानियत और अधूरी इच्छाओं का सच। सालों बाद, कई साल बीत गए। विनय अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसने उस रात के अनुभव को एक किताब में लिखा, गर्मी का कहर, एक सच्ची घटना। किताब बहुत लोकप्रिय हुई और कई भाषाओं में अनुवाद हुई। रवि ने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। मोहन और सूरज ने मिलकर गांव में एक अस्पताल बनवाया ताकि कोई भी परिवार इलाज के अभाव में न मरे। विनय जब भी गांव लौटता तो हवेली के पास जाकर रुकता। अब वहां डर नहीं, बल्कि शांति थी। हवेली के ऊपर से एक हल्की ठंडी हवा बहती थी, मानो सुमित्रा और राजू अब भी वहां से गुजरते हुए विनय को आशीर्वाद दे रहे हों। विनय ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मुक्ति मिल गई। आखिरकार। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अजय था। वह बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थीं। उसके पिता एक किसान थे,
जो दिन रात खेतों में काम करके घर का खर्च चलाते थे। उसकी माँ गृहिणी थी, जो हर स्थिति में परिवार का साथ देती थी। अजय के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अजय की इच्छा थी कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए। परंतु गांव में अच्छी शिक्षा के साधन नहीं थे। उसके स्कूल में न तो अच्छे शिक्षक थे और न ही अच्छी किताबें। फिर भी अजय ने हार नहीं मानी। वह पुराने अखबार और किताबें इकट्ठा करता और उनसे नई चीजें सीखने की कोशिश करता। गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शर्मा जी उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसे पढ़ाने का फैसला किया। शर्मा जी के मार्गदर्शन में अजय ने अपनी पढ़ाई को और गंभीरता से लिया। वह दिन रात मेहनत करता और कठिन से कठिन प्रश्न हल करने की कोशिश करता, परंतु सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था। पहली चुनौती, गांव से शहर तक का सफर। अजय 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेज सके। यह सोचकर अजय उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अजय ने अपने ट्यूशन के पैसों और गांव वालों की मदद से शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले लिया। लेकिन यहां भी उसकी चुनौतियां कम नहीं हुई। शहर में नई समस्याएं। शहर के स्कूल में पढ़ाई बहुत उन्नत स्तर की थी। वहां के बच्चे महंगे कोचिंग क्लासेस जाते थे और उनके पास अच्छी किताबें थीं। अजय के पास न तो महंगे कोचिंग क्लास का पैसा था और न ही अच्छी किताबें। लेकिन अजय ने एक नया रास्ता खोज निकाला। वह पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगा। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ता और शाम को एक दुकान पर काम करके कुछ पैसे कमाता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन स्कूल में गणित प्रतियोगिता हुई। अजय ने पूरी लगन से इसमें भाग लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। यह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला क्षण था। अब उसे महसूस हुआ कि यदि वह मेहनत जारी रखे तो वह किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। अजय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। वह आगे और भी बड़े संघर्षों का सामना करने वाला था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे कभी रुकने नहीं देते। सफलता की सीढ़ियां, एक प्रेरणादायक कहानी, भाग 2। अजय की मेहनत और उसकी सफलता। अजय ने गांव से शहर तक का सफर तो तय कर लिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, खासकर उसके जैसे लड़के के लिए, जिसके पास न तो पैसे थे न ही कोई जान पहचान। लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके सपने। शहर में संघर्ष और मेहनत का नया दौर। शहर में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। अजय के सहपाठी महंगे कोचिंग क्लासेस जाते थे, नए नए गैजेट्स के साथ पढ़ाई करते थे, जबकि अजय के पास सिर्फ एक पुरानी किताब थी और ढेर सारी इच्छा शक्ति। उसने तय कर लिया कि वह हर दिन 16 से 18 घंटे पढ़ाई करेगा और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा। 1. लाइब्रेरी बनी दूसरा घर। अजय ने महसूस किया कि अगर उसे सफल होना है तो उसे ज्ञान के हर स्रोत का पूरा उपयोग करना होगा। इसीलिए वह स्कूल के बाद सीधा पब्लिक लाइब्रेरी जाता और घंटों वहां पढ़ाई करता। सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटे सेल्फ स्टडी करता। स्कूल जाने से पहले गणित और विज्ञान के कठिन प्रश्न हल करता। स्कूल के बाद सीधा लाइब्रेरी जाकर 5 से 6 घंटे तक किताबें पढ़ता। रात में दुकान पर काम करके कुछ पैसे कमाता, फिर देर रात तक खुद से पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह अपने सहपाठियों से आगे निकलने लगा। तो छोटे छोटे लक्ष्य, बड़ी सफलता। अजय को पता था कि अगर उसे कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे। उसने हर विषय के लिए एक योजना बनाई। हर हफ्ते 50 गणित के कठिन सवाल हल करने का लक्ष्य, रोजाना 10 नए अंग्रेजी शब्द सीखना, हर रविवार एक मॉडल टेस्ट देना, विज्ञान के हर कॉन्सेप्ट को खुद से समझने की कोशिश करना। इन छोटे छोटे लक्ष्यों की वजह से वह धीरे धीरे बाकी छात्रों से आगे बढ़ता गया। 3. कठिनाइयां आईं, लेकिन रुका नहीं। अजय की मेहनत के बीच कई बार मुश्किलें आईं। कई बार पैसे की कमी के कारण
उसे भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ी। कई बार उसे दुकान पर ज्यादा देर तक काम करना पड़ता, जिससे पढ़ाई का समय कम हो जाता। एक बार उसकी पढ़ाई की किताबें चोरी हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और लाइब्रेरी से किताबें लेकर फिर से शुरू किया। ठंड की रातों में जब बिजली नहीं होती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। लेकिन अजय ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। प्रतियोगिता की तैयारी और रातों की मेहनत अजय का सपना था कि वह इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई में टॉप करे। लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पास कोचिंग क्लास की सुविधा नहीं थी, इसलिए उसने खुद से तैयारी करने का फैसला किया। खुद से नोट्स बनाए। उसने हर विषय के लिए खुद नोट्स बनाए, जिससे वह चीजों को जल्दी समझ सके। हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई। वह अपनी दिनचर्या में बिना किसी रुकावट के पढ़ाई करता रहा। पुराने प्रश्न पत्र हल किए। उसने पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्र हल किए ताकि उसे परीक्षा का पैटर्न समझ में आए। दोस्तों से चर्चा की। जब भी उसे कोई कठिनाई आती तो वह अपने दोस्तों से चर्चा करता और समाधान निकालता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके टेस्ट में नंबर सबसे ज्यादा आने लगे। स्कूल के शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे। अंतिम परीक्षा और उसकी जीत, आखिरकार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई का दिन आ गया। अजय घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैंने मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह पूरी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन अजय ने जो मेहनत की थी उसी की बदौलत वह हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देता गया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। अजय ने पूरे राज्य में टॉप किया था। वह खुशी से रो पड़ा। उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। अजय की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। समय की कद्र करो। अजय ने अपना हर मिनट पढ़ाई में लगाया और इसी वजह से वह सफल हुआ। कठिनाइयों से मत डरो। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़कर आगे बढ़ता है वही सफल होता है। माता पिता के सपनों को पूरा करने की खुशी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई में टॉप करने के बाद अजय को देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह न केवल उसके लिए बल्कि उसके माता पिता और पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने न केवल अपने करियर में सफलता हासिल की, बल्कि अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा किया। कॉलेज का सफर और नई मेहनत। अजय को जब कॉलेज में प्रवेश मिला तब भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि मेहनत ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने कॉलेज में भी अपनी लगन और मेहनत से खुद को साबित किया। स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब। अजय ने कॉलेज में टॉप किया, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। इसके अलावा उसने ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। नई टेक्नोलॉजी सीखना। अजय ने न केवल पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी भी सीखी, जिससे उसे आगे चलकर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके। बड़े कंपनियों में इंटर्नशिप। अजय की मेहनत को देखते हुए उसे बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। वहां उसकी प्रतिभा को पहचाना गया और उसे कॉलेज के अंतिम वर्ष में ही एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल गया। पहली नौकरी और माता पिता के लिए उपहार। जब अजय ने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की तो उसे पहली सैलरी मिली। वह दिन उसके जीवन का सबसे खास दिन था। उसने तुरंत एक योजना बनाई कि वह अपनी पहली कमाई से अपने माता पिता को कुछ खास गिफ्ट देगा। माता पिता के लिए नया घर। अजय जानता था कि उसके माता पिता वर्षों से एक छोटे से मिट्टी के घर में रह रहे थे। बारिश के मौसम में छत टपकती थी और ठंड के दिनों में घर में बहुत ठंडक रहती थी। इसलिए उसने सबसे पहला काम किया अपने माता पिता के लिए एक सुंदर पक्का मकान बनवाना। उसने गांव में एक अच्छी जगह पर एक नया घर बनवाया।
घर में एक सुंदर बगीचा, एक बड़ा आंगन और अच्छी सुविधाएं थीं। माता पिता के लिए एक बड़ा और आरामदायक कमरा बनवाया। किचन को मॉडर्न तरीके से बनवाया, जिससे माँ को खाना बनाने में कोई परेशानी न हो। जब घर बनकर तैयार हुआ और अजय अपने माता पिता को वहां लेकर गया, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनके लिए इतना सुंदर घर बनवाएगा। बेटा एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा और हमारे लिए इतना कुछ करेगा। तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो बेटा। अजय ने अपने माता पिता के पैर छुए और उनके आशीर्वाद लिए। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली सफलता यह थी कि उसने अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाया। सीख जो हमें अजय की कहानी से मिलती है, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। अजय ने गरीबी में रहते हुए भी मेहनत की और सफलता हासिल की। माता पिता का सम्मान सबसे जरूरी है। अजय ने अपनी सफलता से पहले अपने माता पिता का सपना पूरा किया। सफलता का सही उपयोग करें। अजय ने अपने पैसे का उपयोग दिखावे में नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव के विकास में किया। सपने देखने से ही कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अजय की कहानी एक प्रेरणा। आज अजय एक सफल इंजीनियर है, एक अच्छा बेटा है और एक सच्चा इंसान है। उसकी कहानी उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों से डरते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, तो आपकी मेहनत एक दिन आपके सपनों को हकीकत में बदल देगी।